गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 9th, जिसका चैप्टर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। नाम है अपवाह। क्या नाम है? अपवाह, ड्रेनेज, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है ड्रेनेज? अपवाह। ये जो अपवाह शब्द है, अगर एक अर्थ समझें, एक शब्द में इसका अर्थ समझें, तो इसका अर्थ होगा प्रवाह या बहाव। किसका? जल का, है ना, बहाव। तो जो अपवाह है, ये शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र या रिवर सिस्टम की व्याख्या करता है। ये अपवाह क्या करता है? नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ये शब्द क्या करता है? नदी तंत्र की, रिवर सिस्टम की व्याख्या करता है। जब आप रिवर सिस्टम कह रहे हैं, नदी तंत्र कह रहे हैं, तो इसमें क्या शामिल होगा? नदी, मुख्य नदी, है ना। नदी क्या है? मुख्य नदी है। और उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां। बात नदी की हो रही है, रिवर सिस्टम को समझने की है। अपवाह के माध्यम से समझेंगे तो ये क्या है? एक मुख्य नदी। एक तो मुख्य नदी होगी, है ना, जो हिमालय पर्वत से निकलते हुए अन्य जगहों से भी, जैसे प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, कई जगहों से निकलती है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ। हिमालय पर्वत से निकलते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे क्या है? या किसी बड़े जलाशय में मिल जाती है। ये ठीक है, किसी बड़े जलाशय में। वो बड़ा जलाशय कोई भी हो सकता है, खाड़ी हो सकती है, झील हो सकता है, महासागर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये क्या है? ये एक मुख्य नदी है। ये आप जो एक लाइन देख रहे हैं, ये मुख्य नदी है। अब सहायक नदियां इस नदी में मिलती है, मुख्य नदी में। जैसे ये रेड कलर से आप जो लाइन देख रहे हैं, ये क्या है? सहायक नदी है। किसमें मिल रही है? मुख्य नदी में मिल रही है। सहायक नदियां जो होती हैं, ये अपना जल मुख्य नदी में विसर्जित करती है। तो जल कहाँ मिल रहा है? मुख्य नदी में मिल रहा है। किससे? सहायक नदियों के माध्यम से। ये क्या है? सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां के माध्यम से जल किसमें मिल रहा है? मुख्य नदी में। और फिर अंत में जाकर किसी बड़े जलाशय में मिल जाएगा सारा जल। तो ये जो जल आप देख रहे हैं, ये जो एक तरह से क्षेत्र है पूरा सभी नदियों का, एक मुख्य नदी के लिए जितनी भी सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों से मिलाकर जो क्षेत्र बनता है, वो क्या होता है? अपवाह क्षेत्र। क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र। एक रिवर सिस्टम द्वारा जिस क्षेत्र का जल क्या होता है? प्रवाहित होता है। इन सभी क्षेत्रों का जल सहायक नदियों के माध्यम से क्या हो रहा है? जल प्रवाहित हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र या बेसिन, या फिर हिंदी में द्रोणी कहते हैं। तो नाम हम लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अपवाह द्रोणी, द्रोणी लिखा हो या फिर क्षेत्र लिखा हो आपके क्वेश्चन में, या फिर बेसिन लिखा हो, सबका एक ही अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है? वह क्षेत्र जहां की सारी नदियां, जहां की सारी नदियां और धाराएं, सारी नदियां और धाराएं, जितनी भी सहायक नदियां हैं, धाराएं हैं, एक ही मुख्य नदी में मिलती हैं। एक ही मुख्य नदी में क्या करती हैं? मिलती हैं।
ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ड्रेनेज बेसिन। क्या कहलाएगा? ड्रेनेज बेसिन। अपवाह द्रोणी। ठीक है। इसी के साथ एक है अपवाह रेखा या फिर जल विभाजक, या फिर जल विभाजक। ये क्या होता है? ये एक तरह से महत्वपूर्ण शब्द है जिन्हें यदि हम पढ़ लेंगे पहले तो बाद में समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जल विभाजक या फिर अपवाह रेखा या वाटरशेड, वाटर डिवाइडर। ठीक है। ये क्या होते हैं? दो पड़ोसी अपवाह, दो पड़ोसी अपवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली जो उच्च भूमि होती है, जैसे ये सहायक नदी है, ठीक है, और ये सहायक नदी है। ये दो सहायक नदी हैं, लेकिन इसके बीच ये जो भाग है, ये क्या है? उच्च भूमि है। ये क्या है? उच्च भूमि है। उच्च भूमि है। ठीक है। तो दोनों अपवाहों को ये उच्च भूमि क्या कर रही है? अलग कर रही है। और यही उच्च भूमि क्या कहलाएगी? जल विभाजक। उच्च भूमि के तौर पर कुछ भी हो सकता है, पर्वत हो सकता है, वहां पर पठार हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। तो ये हो जाएगा जल विभाजक। दो पड़ोसी अपवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली उच्च भूमि। लिखना चाहते हैं? लिख लीजिए। दो पड़ोसी अपवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली, अलग करने वाली उच्च भूमि, ब्रैकेट में पर्वत, पठार, उच्च भूमि क्या कहलाती है? जल विभाजक कहलाएगी। ठीक है। क्या कहलाएगी? जल विभाजक कहलाती है। नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, विश्व का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन किस नदी का है? अमेजन नदी का। किस नदी का है? अमेजन नदी का। और भारत में गंगा नदी का। भारत में गंगा नदी का। तो ये बातें हम याद रखेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? अपवाह पढ़ना है, प्रवाह पढ़ना है, बहाव पढ़ना है, जल के बहाव को। जल नदी से जुड़ा पक्ष है, तो नदियों को जानना होगा हमें। ठीक है। और भारत के अपवाह तंत्र को जानेंगे। भारत के अपवाह तंत्र को जानेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को जानेंगे। भारत के नदियां भी कौन सी होंगी? भारत की होंगी। भारत की जो नदियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? अभी पता चल जाएगा। दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से दो भाग हैं? एक, हिमालय की नदियां, वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, दैट इज हिमालय की नदियां। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीप से निकलती हैं, है ना। अगर हम इन नदियों के बारे में कुछ जान लें तो हमारे लिए बातें क्या हो जाएंगी? और भी आसान हो जाएंगी। जो हिमालय की नदियां होती हैं, ये नदियां कैसी होती हैं?
बारहमासी होती हैं। क्या होती हैं? बारहमासी होती हैं, है ना। बारहमासी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिमालय की जो नदियां होती है उसमें वर्ष भर पानी रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर पानी रहता है हिमालय की नदियों में। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। वर्ष भर पानी कैसे रहता है? एक तो नदियों को वर्षा से पानी प्राप्त होता है, वर्षा होती है उससे प्राप्त होता है। दूसरा, वर्ष भर पानी रहना है ना, वर्षा हमेशा तो होती नहीं है। दूसरा, पर्वतों से पिघलने वाला जो हिम है उससे भी ये नदियां, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उन्हें पानी प्राप्त होता है। इस तरह से हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसी होती हैं? बारहमासी होती है, अर्थात वर्ष भर पानी उनमें बना रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है। वहीं यदि प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे तो ये नदियां कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। मौसमी नदियों से क्या तात्पर्य है? ये जो नदियां हैं मौसमी, प्रायद्वीप की जो नदियां हैं ये वर्षा पर निर्भर होती हैं। किस पर? वर्षा पर निर्भर होती हैं। वर्षा नहीं रहेगी तो पानी भी कम हो जाएगा। शुष्क मौसम में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका पानी क्या होता है? कम हो जाता है और छोटी छोटी धाराओं में बट जाता है। ठीक है। जो हिमालय की नदियां हैं वो, उनकी जो लंबाई है एक लंबा रास्ता तय करती है, काफी लंबी होती है। तो आप कह सकते हो उत्पत्ति से समुद्र तक का एक लंबा रास्ता तय करती हैं हिमालय की नदियां। उत्पत्ति से समुद्र तक या एक बड़े जलाशय तक लंबा रास्ता तय करती हैं कौन सी नदियां? जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इनकी लंबाई, हिमालय से निकलने वाली नदियों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? लंबाई अधिक होगी। वहीं यदि प्रायद्वीपीय भारत से या प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? कम होती है। लंबाई कम होती है। मैंने बताया आपको कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर होती हैं। ठीक है, याद रहेगा। पूरे वर्ष भर इन नदियों में पानी नहीं रहता है। इसी के साथ जो हिमालय की नदियां हैं ये गार्ज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गार्ज। हिमालय की नदियां गार्ज बनाती हैं। गार्ज क्या होता है? गहरी, सकरी, खड़ी ढलानों वाली घाटी। गहरी, सकरी, जिसकी गहराई भी हो और सकरी भी हो, संकीर्ण हो, है ना, चौड़ाई क्या हो? बहुत कम हो। और खड़ी ढलानों वाली। ढलान कैसी है? खड़ी ढलानों वाली घाटी होती है, उसे क्या कहेंगे? गार्ज कहेंगे। और ये जो गहरी, सकरी, खड़ी ढलानों वाली घाटी है इसे किसने बनाया है? नदी के कटाव से ये बनता है। जो नदी के कटाव से या नदी द्वारा कटाव होता है उससे बनती है गार्ज। ठीक है। दोनों ओर खड़ी या तीव्र ढलाने वाली चट्टानें होती हैं जो किसी नदी द्वारा कटाव से बनती हैं। या आप इससे भी सरल कर सकते हैं कि नदी पहाड़ों या चट्टानों को काटकर गहरी और सकरी घाटी जो बनाती है उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। तो जो हिमालय की नदी होती हैं वो क्या करती हैं? गार्ज का निर्माण करती हैं, गार्ज बनाती हैं। साथ ही तीव्र अपरदन करती हैं। अपने साथ नदी जब हिमालय से निकलती है तो इरोजन करते हुए चलती है, बड़े बड़े पत्थरों को, जो भी चट्टानें हैं उनको तोड़ते हुए चलती है, तो अपरदन करती है तेजी से। इसके अतिरिक्त क्या करती है हिमालय की नदियां? हिमालय की नदियां पूर्ण
विकसित डेल्टा, पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा सबसे पहले तो नदी के मुहाने पर बनता है। नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना क्या है? नदी जब किसी बड़े जलाशय में मिलने वाली होती है, उससे पहले की जो स्थिति है उसे डेल्टा कहेंगे। तो वो क्या है? मुहाना है। मिलने से पहले मुहाने पर मिलती है, तो मुहाने पर, नदी के मुहाने पर बनता है डेल्टा। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये डेल्टा क्षेत्र है। ये क्या है? नदी का मुहाना है। किसी बड़े जलाशय में मिलने से पहले बनता है ना? नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, आमतौर पर देखने को मिलता है कि डेल्टा क्या है? त्रिभुज के आकार की इसकी आकृति होती है। कैसे बनता है? नदी द्वारा बहाकर लाए गए जो तलछट होते हैं, उनसे बनता है। नदी द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से बनता है, जम जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते नदी का मुहाना जो जहां पर पहुंचेगी, जहां नदी मिलने वाली होती है किसी बड़े जलाशय में, वहां तक पहुंचते पहुंचते नदी की जो धारा है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ही धीमी हो जाती है। तो जो कुछ अपने साथ तलछट लाई होती है वो धीरे धीरे रुकने लगता है ना, तो जमने लगता है। तो तलछट के जमाव से बनता है। तलछट क्या है? गाद, मिट्टी, रेत, ये क्या है? तलछट है। क्यों जमता है? नदी के प्रवाह की गति कम हो जाती है। क्या हो जाता है? नदी के प्रवाह की गति कम होने से होता है। गति कम हो जाने पर इकट्ठा होता है। ठीक है, नदी की निक्षेपण या डिपॉजिट करने की, डेल्टा में जो बालू है, तलछट है, मिट्टी एकत्रित हो रही है, वो नदी की निक्षेपण जो विशेषता है, सॉरी, निक्षेपण विशेषता है, उसे दर्शाता है। डेल्टा ही इसे क्यों कह रहे हैं? डेल्टा, इसका जो नाम रखा गया है वो ग्रीक अक्षर है, डेल्टा। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसे ग्रीक हम भाषा में डेल्टा कहते हैं। इसी के आधार पर नाम लिया गया है। ठीक है, मैंने बताया सामान्य तौर पर डेल्टा कैसे दिखते हैं? त्रिभुजाकार, पर यह जरूरी नहीं है। ओके, तो ये आपने डेल्टा के बारे में भी जान लिया। हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय नदियों की, जिसमें हमने जाना था कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा के दिनों को छोड़कर जो शेष दिन बचते हैं, शेष समय बचता है, उसमें क्या होता है? नदियां सूख जाती हैं या उसमें बहुत कम पानी रहता है। ठीक है, साथ ही प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो, उनकी लंबाई बहुत कम होती है। उनकी लंबाई बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियां छिछली होती हैं। कैसी होती हैं? नदी छिछली होती है, बहुत गहरी नहीं होती है। यदि आप प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ से निकलती हैं? पश्चिम घाट से निकलती हैं। कहाँ से? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। जैसे हिमालय की नदियां कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय से निकलती हैं, है ना? वैसे ही प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर कहाँ से निकलेंगी? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और बंगाल की खाड़ी में
या बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो सामान्य बात हो गई। ज्यादातर स्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय नदियां उच्च भूमि से भी निकलती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। किस ओर? पश्चिम की ओर बहती हैं। कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से नदी निकलती हैं। नदी निकलती हैं और पश्चिम की ओर और पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रायद्वीपीय नदियों के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, और हिमालयी नदियों की क्या विशेषताएं हैं, ये आपने समझ लिया है। अब हिमालयी नदियां और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियों को हम पढ़ने वाले हैं। इन नदियों की जो विशेषताएं हैं वो आप पहले ही जान चुके हैं। हिमालयी नदियों के अंतर्गत सिंधु सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्योंकि हम सिस्टम को समझ रहे हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो अपवाह तंत्र है उसे समझने वाले हैं। तो इन नदियों का जो सिस्टम है, जो पूरी व्यवस्था है, उसे समझने वाले हैं। वहीं बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो इसके अंतर्गत कौन सी नदियां हम पढ़ेंगे? नर्मदा, तापी और इनकी द्रोणी को पढ़ेंगे, इनके बेसिन को पढ़ेंगे। इसी बारे में पूरी क्लास है। तो इसके बाद आएगी गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहले ही आपने जान लिया है, प्रायद्वीपीय नदियां सामान्य तौर पर कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय की नदियां हिमालय से निकलती हैं, है ना, और कहाँ जाकर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन सिंधु नदी नहीं गिरती है, इसी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा नदी गिरेगी, ब्रह्मपुत्र नदी गिरेगी, या आप कह सकते हो किसी बड़े जलाशय में गिरती है। सबसे सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। हिमालय की नदियों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। सिंधु को इंडस नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस नदी भी कहते हैं। कुछ फैक्ट है, उन पर हम ध्यान बनाए रखेंगे। ये नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है, ताकि आपको आगे चलकर कंफ्यूजन ना हो। सिंधु नदी का उद्गम क्या है? कहाँ से उत्पन्न हो रही है ये नदी? उसकी उत्पत्ति क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम है
मानसरोवर के निकट से ये नदी निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर के निकट से। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। मीन्स ये नदी तिब्बत से निकलती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यदि श्रेणी आपसे पूछी जाए कि किस श्रेणी से निकलती है, कौन सी पर्वत श्रेणी से, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है ये नदी। ठीक है। तिब्बती भाषा में इसे क्या कहते हैं? सेंगे गुआब ग्लेशियर से निकलती है, जिसका अर्थ है शेर के मुंह से निकलने वाली नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया पूरी तरह से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती? तिब्बत से निकलती या फिर मानसरोवर से निकलती, दोनों ही सही हैं। ठीक है। तो तिब्बत से निकलकर सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ? लेह में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। ठीक है। और जब ये नदी, सिंधु नदी, लद्दाख में प्रवेश करती है, इसके बाद इस नदी में इसके बाद सिंधु नदी में दाईं ओर से श्योक नदी, मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी अभी। ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। और हुंजा नदी इस नदी में मिल जाती है। कौन सी? सिंधु नदी में, जो कि मुख्य नदी है। मुख्य नदी में कौन सी नदी मिल रही है? श्योक नदी और हुंजा नदी। किस तरफ से? दाईं ओर से। तो ये कौन सी नदियां हो गई? श्योक नदी और हुंजा नदी सहायक नदियां हो गई। ठीक है। वहीं बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है? बाईं ओर से मिल रही है जास्कर नदी और शुरू नदी। किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? लद्दाख में प्रवेश करने के बाद जब ये नदी आगे बहती है, तो दाईं ओर से श्योक नदी और हुंजा नदी, और बाईं ओर से जास्कर नदी और शुरू नदी मिल जाती हैं। इसके बाद आगे बहते हुए सिंधु नदी, जो कि मुख्य नदी है, गिलगिट, कहाँ से? गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए इस क्षेत्र से होते हुए नदी कहाँ पहुंचती है? अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। बाहर निकल रही है तो कहाँ जा रही है? मैदान में। तो अटक से मैदान में प्रवेश करती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी जब मैदान में निकलती है अटक से, तो कहाँ पहुंच गई? अब पाकिस्तान में। अब नदी कहाँ पहुंच गई? पाकिस्तान में। और फिर वहां से दक्षिण की ओर बहते हुए मिठानकोट में, कहाँ पर? मिठानकोट, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। मिठानकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है। मिठानकोट में पंचनद नदियां मिल जाती हैं। पंचनद नदियां मिल जाती हैं। कैसे? पंचनद नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। बाईं ओर से मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मिठानकोट में। पंचनद नदियों की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आएंगी? झेलम,
चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियां किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। पंचनद नदियां मिल जाती हैं सिंधु नदी में। और इसके बाद सिंधु नदी कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है सिंधु नदी? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिरती है या अरब सागर में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी की नदी उद्गम से लेकर मिलने तक का पूरा क्रम आपने जान लिया। यदि हम इसे मैप पर बनाएं, रफली बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगी। इसे क्या मान लें? सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, कहाँ से हुआ? मानसरोवर से। कहाँ पर है? तिब्बत में। ठीक, तिब्बत से या मानसरोवर से ये नदी निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। ये बिंदु हम लद्दाख मान लेते हैं। ये बिंदु क्या है? लद्दाख। लद्दाख के लेह से। लद्दाख आज के समय में एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद इस नदी में दो नदियां दाईं ओर से और दो नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, है ना। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। ठीक है, और शुरू नदी, जास्कर नदी। ठीक है, और हुंजा नदी भी मिलती है। आगे ये नदी है सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए, ये भारत का ही क्षेत्र है। ठीक है, लद्दाख भारत में है तो भारत का क्षेत्र है। गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा होगा? गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए अटक से बाहर निकलती है। कहाँ से? अटक से बाहर। इस पॉइंट को हम क्या मान लें? अटक। अटक से बाहर निकलती है। अटक से क्या करती है? पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक है, और फिर दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए, अब यहाँ पर आप सिंधु नदी लिख दें ताकि आपको स्पष्टता रहे। सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए कहाँ? मिठानकोट में। ये बिंदु क्या मान लें हम? मिठानकोट। ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। इस तरफ नाम लिखते हैं, मिठानकोट। पाकिस्तान। पाकिस्तान में पंचनद मिठानकोट में, पाकिस्तान का स्थल है मिठानकोट, एक जगह है, वहां पर सिंधु नदी से पंचनद नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, है ना। कहाँ मिल रही हैं? सही नहीं बना, फिर से बना लेते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी कहाँ मिलेंगी? मिठानकोट में। ये कौन सी है नदी?
झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो ये नहीं क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। तो ये 5 नदियां मिलती हैं कहाँ पर, मिठानकोट में। किससे, सिंधु नदी से मिलती हैं। और इसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के जो सिस्टम है अपने, उसकी उत्पत्ति से लेकर सागर में मिलने तक की स्थिति को जान लिया। यहीं पर हम जान लेते हैं, नोट कर लीजिए। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो कि कब हुआ था, 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौते के तहत भारत सिंधु नदी का भारत सिंधु नदी का मात्र 20% जल ही उपयोग करता है। सिंधु नदी का केवल 20% जल उपयोग करता है। ठीक है, सिंधु नदी समझौते में ये बात कही गई थी कि भारत 20% जल उपयोग कर सकता है, और इस जल का जो उपयोग करता है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों में सिंचाई के लिए उपयोग करता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग करता है। इस नदी के जल का प्रयोग भारत करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में, सिंधु नदी के उत्पत्ति से लेकर उसके सागर में मिलने तक की स्थिति को जान लिया। यदि इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, किसकी, प्रवाह क्षेत्र की, आप अपवाह सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम। तो प्रवाह क्षेत्र की बात करें यदि, सिंधु के प्रवाह क्षेत्र, तो क्या होगा, तिब्बत से निकलती ही नदी, ब्रैकेट में आप मानसरोवर लिख लीजिए। इसके बाद लद्दाख में प्रवेश करती है और उसमें कुछ सहायक नदियां जुड़ती हैं। सहायक नदियां कौन सी होती हैं, जो अपनी जल धारा को मुख्य नदी में मिलाकर जल क्या करती हैं, बढ़ाती हैं या जोड़ती हैं। तो लद्दाख से प्रवेश करती है सिंधु नदी, और इसके बाद अटक से बाहर निकलती है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए अटक से बाहर निकलती है, और मिठानकोट में ये नदी, सिंधु नदी पंचनद नदियों से मिल जाती है, या पंचनद नदियां सिंधु नदी से मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र हुआ, सागर में मिल जाती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। बिल्कुल, आगे तो बढ़ना ही होगा। अगला टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र, है ना, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी तंत्र, आपने सिंधु नदी की लंबाई लिखी थी, कितनी है सिंधु नदी की लंबाई, लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई है। तो आप लिख लीजिए यहीं पर।
2900 लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। और ये नदी अरब सागर में मिलने से पहले, सिंधु नदी गंगा नदी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा और क्लियर कर लें। जैसे आपने हिमालय की नदियों में पढ़ा है ना, विशेषता क्या है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा अभी सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले क्या बनाएगी, डेल्टा बनाती है। स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी की सबसे पहले लंबाई ही जान लेते हैं, क्योंकि हमने सिंधु की लंबाई सबसे लास्ट में पढ़ी है, तो सबसे पहले लंबाई ही पढ़ लेते हैं। लगभग गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक। आप लिख सकते हो लगभग 2500 किलोमीटर, है ना। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद से या हिमानी से, जो कि ये ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में स्थित है। गंगोत्री हिमनद, तो गंगोत्री हिमनद से, हिमानी से, ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत है, उद्गम होता है ना। तो गंगा नदी की एक मुख्य धारा है, क्या है, गंगा नदी की जो मुख्य धारा है उसका नाम क्या है, मुख्य धारा का नाम है भागीरथी। जब ये मैदान में प्रवेश करती है गंगा, तब इसे गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, उससे पहले धाराओं में है, तो जो मुख्य धारा है वो क्या है, भागीरथी। इस भागीरथी धारा से अलकनंदा धारा, कौन सी धारा, अलकनंदा धारा कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये भागीरथी और ये अलकनंदा धारा, ये जो स्थल होगा ये क्या होगा, देवप्रयाग होगा, है ना। ये क्या है, भागीरथी, और ये अलकनंदा, अलकनंदा धारा देवप्रयाग में मिलती है। किससे, भागीरथी, जो मुख्य धारा है उससे मिलती है। गंगा नदी मैदान में जब प्रवेश करती है या पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, तो मैदान में प्रवेश करेगी, तो मैदान में प्रवेश करती है कहाँ से, हरिद्वार से। कहाँ से, हरिद्वार से, जिसके बाद इसे क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। गंगा नदी में बहुत सी नदियां गंगा में मिलती हैं, बहुत सी नदियां जो है वो गंगा में मिलती हैं। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत सी नदियां, हमने कहा बहुत सी नदियां क्या करती हैं, गंगा में मिलती हैं। तो इसी के सब पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले यमुना नदी, ये गंगा में मिलती है। ठीक है, यमुना नदी गंगा में मिलती है। यमुना नदी खुद कहाँ से निकलती है, ये नदी यमुनोत्री हिमनद से या हिमानी से, ग्लेशियर से निकलती है।
और गंगा नदी के यमुना नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, समानांतर पर बहती है। कौन सी? यमुना नदी। अंत में यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद में, जिसे आज क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। कौन? यमुना नदी। ठीक है, तो आप जैसे देख लीजिए, छोटे छोटे चित्र बनाते चलिए बस। ये क्या है? ब्लैक जो मैं बना रही हूँ, ये है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। ये है गंगा नदी। ठीक है, अब यमुना नदी इसी के समानांतर बहती है। कहाँ से? दाहिने किनारे से ये बहती हुई आती है। ब्लू लाइन क्या है? यमुना नदी। ठीक, कहाँ मिल जाएगी? इलाहाबाद में। तो ये नदी, यमुना नदी, इस स्थल को क्या मान लें? इलाहाबाद। प्रयागराज, ये स्थल क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये नदी आगे गंगा नदी बहेगी, पूर्व की ओर बहती हुई चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा दाहिनी ओर से गंगा नदी में यमुना नदी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नदियां हैं, कौन सी? गंगा में मिलने वाली आपने एक सहायक नदी के बारे में जाना, वो है यमुना। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये नदियां बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। नदी में मिल जाती हैं। घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। नेपाल हिमालय याद है? हिमालय का जो विभाजन हमने देखा था, पश्चिम से पूर्व की ओर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो घाघरा, गंडक और कोसी नदी कहाँ से निकल रही है? नेपाल हिमालय से निकलते हैं। नेपाल हिमालय का क्षेत्र क्या था? काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र था, वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएगा। इन नदियों के कारण, ये जो नदियां हैं, इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में बाढ़ आ जाती है। उत्तरी मैदान में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आएगी तो जान और माल का नुकसान होगा। क्या होगा? जान और माल। इससे अच्छा आप इस तरह लिख लें, जान और माल का नुकसान होगा। जान अर्थात जीवित जितने लोग हैं, जो जीव हैं, उनका नुकसान। माल, जो बुनियादी संरचना है, उसका जो नुकसान होता है। फसलों का नुकसान होता है, सड़कों का नुकसान, टेलीफोन लाइन, ये सारी जो चीजें, इनका जो नुकसान है वो क्या है? माल का नुकसान है। तो बाढ़ जब आती है तो ये सब नुकसान होता है। वहीं इन्हीं नदियों के द्वारा, इन्हीं नदियों द्वारा बाढ़ के कारण ही क्या होता है? मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है। कैसे बना रहता है? बाढ़ के कारण। क्योंकि बाढ़ जब जाती है तो जो कुछ लेकर आई थी, जो अवसाद थे, वो सब यहीं छोड़ जाती है। तो मिट्टी में उपजाऊपन
बना रहता है। और मिट्टी जब उपजाऊ बनी रहेगी तो क्या होगा, वो किसके लिए अच्छी होती है, कृषि के लिए अच्छी होती है। कृषि योग्य भूमि बना देती हैं ये नदियां। ठीक है, ये आपने जाना नेपाल हिमालय की ओर से मिलने वाली नदियां जो गंगा में मिलती हैं। अब हम आगे देखते हैं वो नदियां जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं। वो नदियां जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रायद्वीपीय का विभाजन आपने देखा था, जिसके अंतर्गत दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि के बारे में आपने पढ़ा था, जिसका विस्तार आप जो है बुंदेलखंड बघेलखंड के रूप में देखा था आपने, है ना। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली सहायक नदियां जो कहाँ मिलेंगी, गंगा नदी में मिलती हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आ रही हैं। सोन, सोन नदी, सोन नदी जो गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, पटना के पास। पटना कहाँ है, बिहार में। पटना के पास सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कौन सी नदी है, बेतवा नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। बेतवा नदी, ये नदी गंगा नदी में सीधे नहीं मिलती, कहाँ मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है। कहाँ पर, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिलती है। ठीक है, थर्ड है चंबल नदी। ये नदी भी डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, कहाँ मिलेगी, यमुना नदी में। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है और यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी में कहाँ मिलती है, इटावा के पास। इटावा में या इटावा के पास मिल जाती है। कौन, चंबल नदी, किसमें, यमुना नदी में। और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो नदी है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की, ये नदियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। चंबल है, बेतवा है और सोन नदी है। ये कहाँ से निकलती हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं तो इनकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। लंबाई कम होगी। जो क्षेत्र शुष्क हैं, अर्ध शुष्क हैं, वहां लंबाई कम होगी और उन नदियों में पानी की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। पानी की मात्रा कम है तो वैसे भी ज्यादा दूर तक नहीं होंगी लंबी, है ना। तो पानी की मात्रा कम होती है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत से या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो निकलने वाली नदियां हैं वो कैसी हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। वो क्षेत्र कैसा है, अर्ध शुष्क। तो जो नदियां होंगी वहां पर पानी कम होगा, तो पानी कम है तो लंबाई भी कम ही होगी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि बाएं और दाएं से ये नदियां जो चंबल बेतवा सोन है, ये
दाईं ओर से मिल रही है गंगा में या बाईं ओर से? दाईं ओर से। सोन नदी डायरेक्ट मिलती है और चंबल बेतवा अप्रत्यक्ष तौर पर मिलती है ना? चंबल क्योंकि वो यमुना में मिल रही है और यमुना गंगा नदी में मिलती है। तो ये सभी नदियां, मुख्य नदी गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियां मिलकर गंगा को पूर्ण करती है। और गंगा आगे बहते हुए, जैसा कि आपने जाना सोन नदी पटना में मिलती है गंगा नदी से, तो पटना से फिर आगे बहते हुए नदी पूर्व दिशा में बहती है। चलिए थोड़ा लिखते चलते हैं, थोड़ी स्पष्टता हो जाएगी, है ना? बाएं और दाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण हो गया। ठीक है, सहायक नदियों का जल मुख्य नदी में मिल गया तो जल का स्तर क्या होगा? बढ़ ही जाएगा। गंगा नदी पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है ना? और गंगा नदी, ये जो फरक्का है, ये गंगा नदी का डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये क्या है? गंगा नदी के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। डेल्टा बन रहा है, मैंने बताया था आपको कि हिमालय की नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु है और इसी जगह पर जो गंगा नदी है दो भागों में बट जाती है। इसी जगह नदी दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है ना? एक जो धारा है वो भागीरथी, हुगली, जिसे क्या कहते हैं? वितरिका। अब ये वितरिका क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज। भागीरथी, हुगली, ये जो धारा है दक्षिण की ओर बहते हुए, दक्षिण की ओर, ये धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, एक धारा तो बंगाल की खाड़ी में मिल गई। प्रश्न लेकिन अभी भी वहीं पर टिका हुआ है, क्या कि ये वितरिका क्या है ना? चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। वितरिका क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ऐसे जो जल धारा जो मुख्य नदी से अलग होकर बहती है, खासकर नदी के डेल्टा में, या जब नदी किसी बड़े जल स्रोत जैसे झील है, समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में क्या होती है? बट जाती है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले नदी का जो चित्र बनाया था, यहाँ से इसे मुख्य नदी का स्रोत माने तो मुख्य नदी बहते हुए इस बड़े जलाशय में मिल जाएगी। ये क्या है? बड़ा जलाशय। उससे पहले कुछ इस तरह से बट जाती है। मुख्य धारा जब कई धाराओं में बट जाती है, तो ये जो कई धाराओं में बटना है ना, यही क्या है? ये वितरिका है, ट्रिब्यूटरीज है। क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो मुख्य नदी का कई धाराओं में बट जाना ही क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पक्ष जान लिया। अब यहाँ बात करते हैं कि फरक्का में नदी दो भागों में बट जाती है। तो एक भाग तो आपने समझ लिया, जो कि ट्रिब्यूटरीज के रूप में एक धारा निकलती है, भागीरथी ट्रिब्यूटरी, जो दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं बात करते हैं दूसरी धारा की, जो कि मुख्य धारा थी, है ना? मुख्य धारा बहते हुए किधर? दक्षिण की ओर बहते हुए,
दक्षिण की ओर बहते हुए कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी की एक धारा प्रवेश करती है, वहीं दूसरी तरफ से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी धारा, वो नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और अभी हम ब्रह्मपुत्र को भी पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप पहले। और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है, और मिलने के बाद दोनों धाराएं मिल गई। गंगा की जो मुख्य धारा थी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहां पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा भी प्रवेश करती है। मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए आपको कि स्पष्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? वहां से जो धारा एक बनकर निकलती है उसे क्या कहेंगे? मेघना कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मेघना कहते हैं। और उसके बाद अंतिम चरण में दोनों धाराएं, अंतिम चरण में दोनों नदी क्या होती है? समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। क्या कहेंगे? मेघना कहते हैं। ये भी लिख ही लीजिए आप। मिलने से पहले, कहाँ? समुद्र में मिलने से पहले इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। मेघना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में होती है तो उसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक है, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, इस तरह से आपने गंगा का जो तंत्र है पूरा, उत्पत्ति से लेकर अंत में मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। ध्यान रहे, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य धारा प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है, ये धाराएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नदी जब मिलती हैं, नदियां मिलती हैं, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। मिलकर डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा क्या होता है आपको पता है? बहुत ही रिच क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है डेल्टा क्षेत्र में। जो डेल्टा बनाती हैं ये नदियां, उसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सुंदरी पादप या पौधे पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। किसके लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से आपने गंगा नदी की जो तंत्र है, गंगा नदी का तंत्र है, उसके उद्गम से लेकर अंत तक की स्थिति को समझ लिया है ना? यदि इसे रफली बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से? ये गंगा नदी का उद्गम है। कहाँ से होता है? गंगोत्री
हिमानी से। ठीक है, ये क्या है? गंगा नदी है। डेल्टा बनाएगी गंगा नदी, आपने साफ साफ देखा है, डेल्टा बनाती है, उसके बाद एक बड़े जलाशय में मिल जाती है। ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, वितरिका। हिंदी में क्या कहते हैं? वितरिका। जब मुख्य नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाए उसे कहते हैं वितरिका। और ये बड़ा जलाशय, बड़ा जलाशय क्या हो सकता है? समुद्र भी हो सकता है, बंगाल की खाड़ी भी हो सकता है, क्योंकि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, आपने जाना है ना। ये है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी में यमुना नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, जो गंगा नदी के समानांतर है, बहती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ये आप पहले ही जान चुके हैं, है ना। यमुना नदी में दो नदियां मिलती हैं, कौन सी? जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती हैं। एक तो चंबल नदी, कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा में मिलती है। दूसरी है बेतवा नदी, ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, कहाँ से निकल रही हैं ये नदियां? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से ये नदी निकल रही है। ठीक है, उसके अतिरिक्त एक नदी और मिलती है, सोन नदी गंगा में मिलती है। सोन नदी, जो कि पटना में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, पटना में गंगा से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें, ये कौन सी? दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं गंगा में, दाईं तरफ से। अब बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? बाईं तरफ से घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। नाम लिख लेते हैं, घाघरा, थोड़ी इधर आ गई है, ओहो, यहीं पर कर देती हूँ मैं इस तरह से, है ना। गंडक और कोसी, ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से। कहाँ से? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। किस तरह का प्रभाव है इन नदियों का, ये आपने अच्छे से जान लिया है। और ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन नदी, ये सब क्या है? सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां मुख्य नदी में जल को विसर्जित करती हैं, अपना जल मुख्य नदी में जोड़ती हैं, जिससे जल स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पूर्व की ओर बहते हुए पटना से आगे सोन नदी मिलती है। उसके बाद पटना से आगे पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी कहाँ? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये क्या है? फरक्का। और यही क्या है? डेल्टा का उत्तरी बिंदु है। यहीं से आगे फिर डेल्टा बनेगा और मुख्य नदी कई धाराओं में बट जाएगी, जिसमें से एक धारा है भागीरथी धारा, जो दक्षिण की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी तंत्र है पूरा। ठीक है, गंगा नदी तंत्र है। ये भी उच्च भूमि है, क्योंकि सोन नदी इसी का हिस्सा है। ये है गंगा नदी तंत्र। स्पष्ट है? गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार से, जहाँ उसे गंगा कहते हैं। उससे पहले धाराओं की बात की जाती है, जिसमें एक धारा आपने बहुत अच्छे से जाना है, भागीरथी धारा, जो कि मुख्य धारा है, जिसमें अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धारा, सॉरी। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत,
कि मानसरोवर झील के पूर्व से और सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ठीक है, पूर्व से निकलती है, ये इसका उद्गम है। पूर्व से निकलती है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है। सिंधु नदी की लंबाई क्या थी, लगभग 2900 किलोमीटर, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत की ओर, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इसका जो मार्ग है वो ज्यादातर भारत से बाहर स्थित है। कैसे, देखेंगे हम अभी। ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। कैसे, पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर का नाम क्या है, नामचा बरवा शिखर। ये शिखर कुछ 7757 मीटर ऊंचा है। तो नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये एक मोड़ बनाती है। कैसा, यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। ये जो यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये जो मोड़ बना है, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में गार्ज बनाकर प्रवेश करती है। गार्ज बनाकर प्रवेश करती है। गार्ज क्या होता है, आप पहले से जानते हैं। यहाँ इसे जब गार्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है, तो इसे क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। दिहांग कहते हैं। दिहांग नाम से जाना जाता है। किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर नोट कर लें। क्या, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो। और बांग्लादेश में जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है, चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज बनाते हुए प्रवेश करती है, तब उसे क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। इसके बाद इस नदी में कुछ सहायक नदियां जुड़ती हैं। कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, कौन सी हैं वो सहायक नदियां, दिबांग नदी, लोहित नदी, केनुला नदी, ये सभी नदियां इसमें मिलती हैं, दिहांग नदी में। और ये सभी नदियां मिलकर असम में कहाँ पहुंचती हैं,
ये सभी नदियां मिलते हुए अरुणाचल प्रदेश से मिलते हुए बहती हैं जब, तो कहाँ तक पहुंची? असम में। तो असम में जब मिल जाती हैं सब एक एक करके, तो वहां पर असम में इनसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। किसका? ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? असम में निर्माण करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहां से ये नदी निकल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? इसे सांगपो कहते हैं। तो तिब्बत से जहां से निकल रही है वो कैसा क्षेत्र है? एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ से नदी बहते हुए जब अरुणाचल प्रदेश तक आती है और अरुणाचल प्रदेश से गाज बनाते हुए असम तक पहुंचती है, तो जल तो लाती है साथ में, लेकिन वहां पर सिल्ट की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, क्योंकि नदी जहां से आ रही है तिब्बत से, वहां पर सिल्ट की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। लेकिन भारत में जहां से प्रवेश करती है, कहां से? अरुणाचल प्रदेश से, वो कैसा क्षेत्र है? उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और इस क्षेत्र से गुजरते हुए उसमें नदी में जल और सिल्ट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्या होता है? जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। अब सिल्ट क्या होता है? चलिए, मैं बार बार सिल्ट कह रही हूँ तो आप सिल्ट पहले यहाँ समझ लीजिए सिल्ट क्या है। सिल्ट है ना, सिल्ट बहुत ही बारीक मिट्टी या महीन कण है। क्या कहेंगे आप इसे? बहुत ही बारीक मिट्टी या महीन कण क्या कहलाते हैं? सिल्ट कहलाते हैं। इनकी परत दर परत चढ़ती चली जाती है, जो एक मोटी लेयर हो जाती है ना, वो क्या है? सिल्ट है, जो नदी, झील या समुद्र के तल में पानी के साथ बहकर जमा हो जाते हैं। ये पानी के बहाव के साथ नीचे की ओर जाते हैं। जब नदी की गति बहुत कम हो जाती है तो ये तल पर क्या होते हैं? धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। तिल एक तरह का क्या है? अवसाद है, सेडिमेंट है, लेकिन सारे अवसाद सिल्ट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुत सरल शब्दों में समझे तो सिल्ट क्या है? बहुत बारीक मिट्टी है ना, बहुत महीन कण वाली जो मिट्टी होती है, जो रेत से छोटी हो और मिट्टी से बड़ी हो। ठीक, ये क्या है? सिल्ट है, इसे सिल्ट कहेंगे। तो फाइनली हमने जाना कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी अनेक धाराओं में बहकर क्या बनाती है? गुम्फित नदी के रूप में बहती है। असम में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गुम्फित नदी के रूप में बहती है, के रूप में बहती है और कई नदी द्वीपों का, रिवर आइलैंडों का निर्माण करती है। आपने एक नदी द्वीप सबसे बड़ा विश्व का जो है पढ़ा है, वो कौन सा है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में, है ना। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी इसे बनाती है। प्रत्येक वर्ष ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है क्या करती है? वर्षा ऋतु में अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। नदी के जो तट है उनसे ऊपर बहने लगती है। ऊपर बहेगी तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में जो सिल्ट है, सिल्ट की निक्षेपण क्षमता है या जमा करने की जो क्षमता है वो क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण नदी की जो सतह होती है वो बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाता है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी अच्छे से जान लिया है। तो आज की क्लास में आपने हिमालय की जो नदियां हैं उनके बारे में कंप्लीटली कवर कर लिया है पूरा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में प्रायद्वीपीय नदियों के साथ। थैंक यू।